नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग यूपीपीएससी यानी कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित जीआईसी और जीडीसी प्रवक्ता परीक्षा 2021 के लिए सामान्य अध्ययन पेपर में हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था से जुड़े प्रश्नों को देखेंगे। ये आपका पार्ट 1 है। तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। और इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया, वहाँ से ज्वाइन करके आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और आपको बता दें कि जीआईसी और जीडीसी प्रवक्ता के पिछले वर्षों में पूछे गए सामान्य अध्ययन के पेपर का जो है प्लेलिस्ट बना दिया गया है। तो जो लोग अभी तक नहीं देखे हैं, आप वहाँ से जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जो है अकेडमी पर यूपी ट्रिपल एस सी लोअर फाउंडेशन बैच कोर्स ये आपका 19 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। और एक कोर्स का ड्यूरेशन जो है पूरे 5 मंथ्स का है। इसमें आपको यूपी ट्रिपल एस सी के टॉप एजुकेटर्स द्वारा पूरे सिलेबस को 5 महीने में जो है कंप्लीट कराया जाएगा। यानी कि 19 जनवरी से आपका स्टार्ट हो रहा है और ये 23 जून को ये बैच आपका खत्म हो जाएगा। तो जो लोग यूपी ट्रिपल एस सी लोअर फाउंडेशन बैच कोर्स से जुड़ना चाहते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, वहाँ से जाके जो है आप देख सकते हैं। और इसके लिए आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप सबसे पहले इंस्टॉल करना होगा। उसके बाद लॉगिन करके आप जो है ये सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। और सब्सक्रिप्शन लेते समय आप हमारा रेफरल कोड यूज जरूर कीजिएगा, एग्जाम लर्नर, जिससे आपको जो है 10% का डिस्काउंट जो है मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में जो है रेफरल कोड भी आपको दे दिया गया है, वहाँ से जो है आप देख सकते हैं। पहला प्रश्न है आपका, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि। तो यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ ए विकल्प सही है, क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन, जो कि आपका दिसंबर 1929 में पूर्ण स्वराज्य की घोषणा की गई तथा 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने का संकल्प लिया गया। और आज़ादी के पूर्व जो है 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता रहा, परंतु भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हो गया और तब से प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। जबकि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 26 जनवरी की तिथि को जो है अविस्मरणीय बनाने हेतु भारतीय संविधान को पूर्णतः 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया और तब से प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। तो यहाँ जो है आपसे पूछा गया कि 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि जो है कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में पहले मनाया था। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा इसलिए। और दूसरा प्रश्न है, भारतीय संविधान में शामिल है। तो यहाँ ये विकल्प सही हो जाएगा, 395 अनुच्छेद, 22 भाग एवं 12 अनुसूचियाँ। भारतीय संविधान में लगभग वर्तमान में देखा जाए तो 450 से अधिक अनुच्छेद हैं, परंतु यह सभी मूल अनुच्छेदों के साथ उपखंड अर्थात क, ख, ग आदि के रूप में जो है जुड़े हुए हैं। संविधान के मूल पाठ में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं। संशोधनों के द्वारा जो है कुछ नए अनुच्छेद जोड़े गए और कुछ अनुच्छेद निकाले भी गए। नई अनुसूचियां भी जोड़ी गई हैं और उनकी संख्या 8 से बढ़ा करके 12 अब हो गया है। तो यहाँ ये विकल्प से हो जाएगा, 395 अनुच्छेद, 22 भाग एवं 12 अनुसूचियाँ। और तीसरा प्रश्न है, भारतीय संविधान में है। तो यहाँ आप देख सकते हैं 4 विकल्प दिया गया है, आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। 400 से अधिक आर्टिकल्स यानी कि अनुच्छेद हैं। अभी बताया गया है कि भारतीय संविधान में लगभग वर्तमान में देखा जाए तो 450 से अधिक अनुच्छेद हैं, लेकिन मूल जो संविधान में थे वह 395 ही आर्टिकल थे। और चौथा प्रश्न आपका मिलान करने के लिए दिया गया है और कोड के माध्यम से बताना है यहाँ कौन सा विकल्प जो है सही हो जाएगा। तो पहला है यहाँ संघीय सूची। तो संघीय सूची में वर्तमान में देखा जाए तो कुल 100 विषय हैं। पहले जो है 97 विषय थे, तो लेकिन अब जो है आपको याद रखना है संघीय सूची में वर्तमान में कितने विषय हैं, 100 विषय हैं। पहले ये 97 विषय थे। राज्य सूची में जो है पहले कुल 66 विषय थे राज्य सूची में, लेकिन अब जो है यह राज्य सूची में विषयों को जो है कम कर दिया गया है। अब 61 विषय कर दिया गया है राज्य सूची में। और समवर्ती सूची में पहले 47 विषय थे, लेकिन अब जो है विषय कितना कर दिया गया है, 52 विषय अब कर दिया गया है। तो ये जो है अब याद रखिएगा आप लोग, ये पुराना जो है डाटा यहाँ दे दिया गया है। संघीय सूची में अब कितने विषय हैं, 100,
और राज्य सूची में 61 विषय हैं, समवर्ती सूची में 52 विषय हो गए हैं। लेकिन यहाँ जो आपका पुराना डाटा दिया गया है मिलान करने के लिए, तो ए का जो है पहला, बी का जो है यहाँ दूसरे का सी हो जाएगा और तीसरे का बी हो जाएगा। तो ऑप्शन जो है यहाँ आपका सही होगा वह बी ऑप्शन सही होगा। लेकिन वर्तमान अब जो है याद रखिएगा, वर्तमान डाटा आपको याद रखना है। संघीय सूची में कुल 100 विषय हैं, वर्तमान में 100 विषय। राज्य सूची में कितने विषय हैं, तो 61 विषय हैं, और समवर्ती सूची में अब जो है 52 विषय हैं। तो ये जो है आप नोट कर लीजिएगा इसे। अगला जो प्रश्न है वो आपका, निम्न शब्दों पर विचार करें। पहला है समाजवादी, उसके बाद बी है प्रजातांत्रिक, सी है सार्वभौमिक, डी है धर्मनिरपेक्ष। तो सही शब्दों को विचारानुसार क्रम दीजिए। तो यहाँ जो है आपका ए विकल्प सही हो जाएगा, CABD क्रम से जो है यहाँ लगाने के लिए दिया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक गणतंत्र के रूप में घोषित किया गया है, और भारतीय संविधान में पंथ निरपेक्ष शब्द का उल्लेख किया गया है, न कि धर्मनिरपेक्ष शब्द का। तो यहाँ जो है पंथ निरपेक्ष शब्द का उल्लेख किया गया है, लेकिन लिखा जाता है कहीं कहीं धर्मनिरपेक्ष भी, लेकिन संविधान में जो उल्लेख है वह पंथ निरपेक्ष का है, न कि धर्मनिरपेक्ष का। तो क्रम से लगाने के लिए दिया गया था CADB, यानी कि ए ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। और छठवां प्रश्न आपका, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया था। महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा जाता है हमेशा यह। तो यहाँ आपका ये विकल्प सही हो जाएगा, 42वां संविधान संशोधन 1976 में जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता 3 शब्द जोड़े गए थे। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता 3 शब्द जोड़े गए थे, याद रखिएगा। तो यहाँ ये ऑप्शन सही हो जाएगा, 42वां संविधान संशोधन 1976 में यह जोड़ा गया था। और 7वां प्रश्न आपका, एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए। तो यहाँ ए विकल्प से हो जाएगा, साधारण बहुमत। नए राज्यों के निर्माण के लिए संशोधन हेतु अनुच्छेद 368, ये प्रश्न पूछा जाता है कि जो है संविधान संशोधन किस अनुच्छेद के तहत है संविधान में संशोधन, तो वह अनुच्छेद 368 के तहत विशेष प्रक्रिया यानी कि संविधान संशोधन प्रक्रिया अपनाई नहीं जाती है। संसद साधारण बहुमत से नए राज्यों का निर्माण कर सकती है तथा संविधान के अनुच्छेद 4(2) के तहत जो है इस प्रकार की विधि अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान का संशोधन नहीं समझी जाती है। तो यहाँ आपका पूछा गया है, एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए, तो वह साधारण बहुमत चाहिए। और अगला क्वेश्चन है, उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को नहीं। तो पहला दिया गया है भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, दूसरा है कानून के समक्ष समता, तीसरा है अल्पसंख्यकों के अधिकार, और चौथा है जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा सही हो जाएगा यहाँ। तो यहाँ ए विकल्प सही होगा, 1 और 3, यानी कि भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और अल्पसंख्यकों के अधिकार। भारतीय संविधान में भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकार अनुच्छेद 19 भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा अनुच्छेद 29 जो है वह अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण मात्र यह भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, यह गैर नागरिकों यानी कि विदेशी व्यक्तियों को यह प्राप्त नहीं है। तो पहला और तीसरा यानी कि ये ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। 9वां प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना किसके तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। तो यह संविधान का अनुच्छेद 19(1) के तहत बी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना यह संविधान के अनुच्छेद 19(1) के तहत हर नागरिक का यह मौलिक अधिकार है। और 10वां प्रश्न है, भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया। महत्वपूर्ण प्रश्न है, हमेशा पूछा जाता है। अब देख सकते हैं BPSC प्री 2011 में भी जो है पूछा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 अप्रैल 2010 को 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जो है संविधान के भाग 3 में नया अनुच्छेद 21 का यानी कि 21(a) जोड़ा गया, जिसके अनुसार राज्य जो है 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष की आयु के सभी बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेगा। इस अनुक्रम में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009
ये संसद द्वारा पारित किया गया, जो कि 1 अप्रैल 2010 को यह लागू हुआ था। पारित हुआ था 2009 में और लागू जो है 1 अप्रैल 2010 को हुआ था, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और 11वां प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? तो यहाँ 4 विकल्प दिया गया है आपका। यहाँ सूचना का अधिकार और शिक्षा अधिकार दोनों सही होगा। यहाँ ए और सी दोनों विकल्प सही होगा, क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1) ए के तहत जो है सभी नागरिकों को वाक्य स्वातंत्र्य यानी कि बोलने की अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है, और सूचना का अधिकार जो है अभिव्यक्ति के अधिकार में ही निहित है। अतः यह जो है मूल अधिकार की श्रेणी में आ जाएगा आपका। और इसके साथ ही सूचना का अधिकार भी मानवाधिकार भी है। शिक्षा का अधिकार भी 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मूल अधिकार है। इस प्रकार जो है आपका यहाँ ए और सी दोनों विकल्प सही है यहाँ। तो ए और सी दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा। और 12वां प्रश्न है, भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशित सिद्धांतों में निम्न में से कौन सा या से सूचीबद्ध हैं? पहला है समान कार्य के लिए समान वेतन, दूसरा है समान नागरिक संहिता, तीसरा है छोटे परिवार का मानदंड, और चौथा है प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा। तो 4 विकल्प है, यहाँ कौन सा सही होगा? तो यहाँ जो सही होगा आपका बी ऑप्शन सही होगा, पहला और दूसरा, यानी कि समान कार्य के लिए समान वेतन और समान नागरिक संहिता। भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशित सिद्धांतों में अनुच्छेद 39D में जो है सामान्य कार्य के लिए समान वेतन और अनुच्छेद 44 में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सूचीबद्ध है, जबकि अनुच्छेद 350 का में जो है प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने का विशेष निर्देश देता है। और हालांकि यह भाग 4 में उल्लिखित नहीं है, इसका प्रभाव भी निदेशक तत्व जैसा ही है, परंतु यह राज्य द्वारा बाध्यकारी नहीं है। तो पहला और दूसरा यहाँ सही हो जाएगा, और 1 और 2 यानी कि बी ऑप्शन सही है। और 13वां प्रश्न है आपका, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? तो यह जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 में। भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण वह संविधान के भाग 4 का भाग भी पूछा जाता है, याद रखिएगा। भाग 4 का में अनुच्छेद 51 का के तहत जो है दिया गया है, और इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान में जोड़ा गया है। और 14वां प्रश्न है आपका, भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं? तो यह सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा प्रयोग करते हैं। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा, जो कि अनुच्छेद 52 में इसका वर्णन है, जिसमें संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होगी, और वह इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार स्वयं या फिर अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा इसका प्रयोग करेगा। तो यहाँ ए विकल्प सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है आपका 15वां, यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है? तो ये आप सबको पता है, भारत का जो है मुख्य न्यायाधीश होगा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अनुच्छेद 65 के अनुसार यदि मृत्यु या त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो पद का कार्यभार उपराष्ट्रपति संभालेगा। ये तथा यदि किन्हीं कारणों से उपराष्ट्रपति भी उपलब्ध नहीं है तो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या फिर उसके न रहने पर उसी न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश जो उस समय उपलब्ध है राष्ट्रपति के कृत्यों को संपादित करेगा। यह आपका राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम 1969 में जो है ये वर्णित है। तो यहाँ जो है उपराष्ट्रपति ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो भारत का मुख्य न्यायाधीश हो जाएगा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, श्रीमती प्रतिभा पाटिल का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में क्रम पूछा गया है, कौन सा था? तो उनका क्रम जो है 13वां था। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 19 जुलाई 2007 को जो है भारतीय गणतंत्र के 13वें राष्ट्रपति चुनाव जो है संपन्न हुआ था, और 25 जुलाई 2007 को प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने व्यक्ति के अनुसार देश के 12वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण किया, और कार्यकाल के अनुसार देखा जाए तो उनका 13वां क्रम है। तो यहाँ जो है व्यक्ति के अनुसार यदि पूछा गया होता तो 12वां हो जाता, लेकिन कार्यकाल के अनुसार जो है उनका क्रम कौन सा है? तो 13वां। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है?
तो यह जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है तब वह अधिनियम बन जाता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 111 में विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति से संबंधित उपबंध दिया गया है। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है वह अधिनियम तभी बन पाता है जब सदन के दोनों सदनों द्वारा पारित होने के बाद, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पारित होने के बाद राष्ट्रपति उस पर जो है हस्ताक्षर कर अपनी सहमति दे देता है। तो यहाँ बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और 18वां प्रश्न है आपका, श्री मोहम्मद हामिद अंसारी का भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में क्रमांक पूछा गया है, कौन सा था? तो उनका क्रम जो है 13वां था। डी ऑप्शन से हो जाएगा। हामिद अंसारी का भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में व्यक्ति के अनुसार देखा जाए तो उनका भी 12वां क्रम था, लेकिन उपराष्ट्रपति के रूप में उनका क्रमांक जो है वह 13वां था। और अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? तो वह होता है प्रधानमंत्री। बी विकल्प सही हो जाएगा। यहाँ राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान या फिर अध्यक्ष वह प्रधानमंत्री होता है। तो बी विकल्प यहाँ सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20, भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है? तो यहाँ ऑप्शन आप देख सकते हैं, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा सही हो जाएगा यहाँ? तो यहाँ आपका बी ऑप्शन से हो जाएगा, अटॉर्नी जनरल। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाने वाले महान्यायवादी, जिन्हें अटॉर्नी जनरल भी कहा जाता है, में वही योग्यताएं होनी चाहिए जो कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए आवश्यक हैं। और भारत का महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल संसद का सदस्य नहीं होता है, परंतु वह किसी भी सदन में, सदनों की किसी संयुक्त बैठक में और संसद की किसी समिति में बोल सकता है, भाग ले सकता है, किंतु अपना मत नहीं दे सकता है। तो यहाँ याद रखिएगा, प्रश्न पूछा गया भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है? तो वह अटॉर्नी जनरल यानी कि भारत का महान्यायवादी। और अगला जो प्रश्न है, एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है कौन? अभी बताया गया है, महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल। तो सी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। और प्रश्न जो है पूछा था कि महान्यायवादी के नियुक्ति का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 76 में है, ध्यान दीजिएगा। अगला जो प्रश्न है आपका, एक एमपी की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन से लगातार कितने दिनों की अवधि के लिए अनुपस्थित रहता है? तो वह 2 माह। बी ऑप्शन से हो जाएगा, 2 माह यानी कि 60 दिन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 101(4) के तहत संसद तथा अनुच्छेद 190(4) के तहत जो है राज्य विधानमंडल के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है जब वह 60 दिन की अवधि तक सदन की अनुज्ञा के बिना यानी कि अनुमति के बिना उसके सभी अधिवेशनों से अनुपस्थित रहता है, परंतु इस अवधि में सदन के सत्रावसान या फिर जो है निरंतर 4 से अधिक दिनों के लिए जो है स्थगित समय नहीं जोड़ा जाएगा। तो यहाँ 2 माह हो जाएगा यानी कि 60 दिन। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न आपका, राज्यसभा में होते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ? तो राज्यसभा में आप सबको पता होगा कि 250 सदस्य होते हैं, जिनमें से 12 सदस्य वे भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो है वे 6 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का? तो 6 वर्ष का होता है। और इसके 1/3 सदस्य जो है प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर वह सेवानिवृत्त हो जाते हैं। और यह एक जो है अस्थायी सदन है, ये कभी समाप्त होने वाला नहीं है। कैसा सदन है? तो अस्थायी सदन है। अगला जो प्रश्न है आपका, हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल, तो अभी बताया गया है वह समाप्त होने का विषय नहीं है, लेकिन प्रत्येक जो है 2 वर्ष बाद जो है इसके 1/3 सदस्य वह सेवानिवृत्त होते हैं और इनका कार्यकाल जो है केवल 6 वर्ष का होता है और यह समाप्त होने का विषय नहीं है। डी ऑप्शन सही होगा यहाँ। और अगला प्रश्न है, किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? तो वह होता है राज्यसभा का। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है और वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, परंतु उसका निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा होता है। और संविधान के अनुच्छेद 89(1) एवं अनुच्छेद 64 के अनुसार जो है वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो ए ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा।
और प्रश्न संख्या 26 है, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो अभी बताया गया उपराष्ट्रपति होता है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो यहाँ आप देख सकते हैं 4 विकल्प है, आपको बताना है कौन सा सही नहीं है। तो देख सकते हैं आप ऑप्शन यहाँ पे बी विकल्प जो है आपका यहाँ जो दिया गया है कि धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती है, तो ये आपका जो है सही नहीं है। बाकी जो है सभी सही हैं। ये जो दिया गया कि धन संपत्ति के मामले में राज्यसभा शक्तिहीन है, बिल्कुल सही है। और सी है, लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के बाद राज्यसभा को 14 दिनों के भीतर विधेयकों को पारित करना होता है, ये भी सही है, प्रश्न भी पूछा गया है यहाँ। उसके बाद जो है डी ऑप्शन में दिया गया कि राज्यसभा किसी धन विधेयक को पारित कर सकती है अथवा कतिपय सिफारिशों के साथ उसे लोकसभा को लौटा सकती है, तो ये भी जो है आपका सही है। आपसे पूछा गया है कौन सा कथन यहाँ सही नहीं है, तो बी जो दिया गया है कि धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती है। अनुच्छेद 109(1) के अनुसार जो है धन विधेयक यह राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जाएगा। साथ ही अनुच्छेद 109(2) में कहा गया है कि राज्यसभा को धन विधेयक 14 दिन की अवधि में पारित करना होगा। साथ ही राज्यसभा सिफारिशों सहित विधेयक लोकसभा को 14 दिनों में वापस करेगी। इससे जो है ज्ञात होता है कि राज्यसभा धन संबंधी मामलों में क्या है, वह शक्तिहीन है। तो आपका जो है यहाँ बी ऑप्शन सही हो जाएगा कि धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती है। अगला जो प्रश्न है आपका, धन विधेयक पेश किया जा सकता है? तो यह केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है, ए ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है आपका, लेखानुदान बना है किससे? यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा सही हो जाएगा? तो लेखानुदान बजट पारित लंबित होने के कारण निधि आवंटन हेतु बना हुआ है, सी विकल्प सही हो जाएगा। और अंतिम जो प्रश्न है, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है किसको? तो यह लोकसभा के स्पीकर यानी कि अध्यक्ष को प्रस्तुत करती है, बी विकल्प सही हो जाएगा। लोक लेखा समिति यानी कि पब्लिक अकाउंट कमेटी द्वारा अपनी रिपोर्ट वह लोकसभा के स्पीकर को प्रस्तुत की जाती है। और लोक लेखा समिति लोक व्ययों पर नियंत्रण रखने वाली एक संसदीय समिति है। इनमें लोकसभा के 15, ध्यान दीजिएगा, लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7 सदस्यों समेत कुल 22 सदस्य होते हैं। तो ये प्रश्न भी पूछा गया है कि लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो कुल 22 सदस्य होते हैं, जिनमें जो है लोकसभा से 15 सदस्य होते हैं और राज्यसभा से वह 7 सदस्य होते हैं। तो यहाँ बी ऑप्शन से हो जाएगा। पूछा गया लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करती है? तो लोकसभा के अध्यक्ष को यह प्रस्तुत करती है, बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। तो ये था जो है भारतीय राज्य व्यवस्था से जुड़ा जो है कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है, यानी कि इस वीडियो में हम लोग कुल 30 प्रश्नों को देखे हैं, जो ये आपका जीआईसी और जीडीसी प्रवक्ता में सामान्य अध्ययन पेपर के लिए महत्वपूर्ण है। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक मिल जाएगा आपको टेलीग्राम का, वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन करके आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, यदि आप उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लेकर के जो है आप अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। इसके लिए आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप सबसे पहले इंस्टॉल करना होगा। आपको जो है यहाँ पर अपने पसंद के टीचर्स के द्वारा जो है पढ़ने का अवसर मिलेगा और सभी जो है क्लासेस के बाद आपको नोट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं। डाउट सेशन क्लास जो है आपको दिया जाता है और उत्तर प्रदेश के एग्ज़ाम के रिगार्डिंग जो है कोर्सेज अवेलेबल जो है आपके प्लस सब्सक्रिप्शन पर आप देख सकते हैं यहाँ कि UP-SSC का लोअर फाउंडेशन बैच कोर्स ये आपका 19 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। तो जो लोग इस बैच से जुड़ना चाहते हैं आप जुड़ सकते हैं। UP-PCS बैच है, UP लेखपाल, UPSI बैच है और RO का बैच कोर्स जो है अवेलेबल है। और उत्तर प्रदेश के जो है TGT, PGT और BEO एग्ज़ाम जैसे कोर्सेज भी जो है जल्द ही अवेलेबल कराए जाएंगे। और UP-SSC का लोअर फाउंडेशन बैच कोर्स 2021 जो है आप देख सकते हैं ये 19 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। तो जो लोग जो है ज्वाइन करना चाहते हैं, ये पूरे 5 मंथ का जो है कंप्लीट कोर्सेस है, प्री और मेंस दोनों जो है इसमें कंप्लीट कराया जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं गाइडेंस फ्रॉम टॉप एजुकेटर्स द्वारा, उसके बाद रिवीजन और PDF नोट है, लाइव डाउट क्लियरिंग क्लासेस हैं, लैंग्वेज जो है आपका ये हिंदी मीडियम में होगा और वीकली जो है क्यूज और प्रैक्टिस जो है इसमें कराए जाएंगे। तो आपको जो है UP-SSC और UP-PSC की टॉप एजुकेटर्स द्वारा आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको पूरे सिलेबस को जो है पढ़ाया जाएगा। और आप यदि अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन का जो है
सब्सक्रिप्शन लेते हैं प्लस का, तो एक मंथ का आपको 1400 रुपये उसका एक्चुअल प्राइस है। लेकिन यदि आप जो है हमारा रेफरल कोड यूज करेंगे यहाँ पर एग्जाम लर्नर EXAMLEERNER, यदि ये रेफरल कोड आप हमारा यूज करते हैं तो आपको 10% का जो है डिस्काउंट मिल जाएगा। यानी कि एक महीने का सब्सक्रिप्शन आप लेते हैं तो एक्चुअल प्राइस उसका 1400 है, और यदि रेफरल कोड यूज करेंगे हमारा एग्जाम लर्नर तो आपको 1260 रुपये देने पड़ेंगे। 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 3500 एक्चुअल प्राइस है, और रेफरल कोड के साथ जो है आपको 3150 पड़ेगा। 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन 5600 रुपये है, और रेफरल कोड यदि आप यूज करते हैं तो 5040 रुपये पड़ेंगे। 12 मंथ का जो है कोर्स का एक्चुअल प्राइस 7000 है, रेफरल कोड यूज करते हैं तो 6300 रुपये पड़ेगा। यदि आप 24 मंथ यानी कि 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 8400 रुपये एक्चुअल प्राइस फीस है। लेकिन यदि आप रेफरल कोड हमारे यूज करते हैं तो 7560 रुपये आपको देने होंगे। तो रेफरल कोड आप लोग सब्सक्रिप्शन लेते समय यूज जरूर कीजिएगा, 10% का जो है आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो दोस्तों जो है सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आप सबसे पहले अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा। उसके बाद जो है आप सब्सक्रिप्शन अपना लॉगिन करके जो है आप आसानी से ले सकते हैं।